इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 लोकतांत्रिक राजनीति 2, जिसका चौथा अध्याय पढ़ेंगे जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति का मसला, धर्म का मसला और लैंगिक स्तर पर क्या क्या मसले हैं उसके बारे में। तो चलिए परिचय से शुरुआत करते हैं इसके बारे में। तो परिचय है, पिछले अध्याय में हमने जाना है कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। सामाजिक तौर पर बंटवारा ये कोई लोकतंत्र के लिए खतरा भरा चीज नहीं है, क्योंकि सब किसी को समानता का अधिकार मिल जाता है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई संभव बात नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर असंभव बात किस चीज की नहीं है, असमानताएं हैं, हर जगह पर असमानताएं हैं। ये कोई संभव नहीं हो सकता, यह असंभव बात नहीं है, ये हो सकता है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होता है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम जहां सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे, ये है लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ये असमानताएं कैसी है और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती है, हम इस पर बारी बारी गौर करेंगे, बारी बारी चर्चा करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर हैं या नुकसानदेह हैं। ये समझ में आएगा कि जाति धर्म और लैंगिक मसले, इससे हमारे लोकतंत्र को फायदा होगा कि नहीं होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा। तो चलिए सबसे पहले लैंगिक मसले और राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। किससे? लैंगिक असमानता से करें। जैसे में ऊपर आप ये स्त्री शक्ति का उद्घोष करना बंगाल का एक पोस्टर है जो स्त्री शक्ति को घोषणाबद्ध कर रहा है, दिख रहा है आपको? सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, और असमानता का भाव देख लो तो हर जगह पर नजर आपको मिल जाएगा देखने को लिए। लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक कहें या उसे प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। यहाँ पर देखो, फिर से बताता हूँ, लैंगिक असमानता को, जैसे में पुरुष मदर, ठीक है, उसको स्वाभाविक कहें या प्राकृतिक, चाहे अपरिवर्तनीय मान उसको लिया जाता है। चलो भैया, ये आम बात है, चाहे प्रकृति के द्वारा ऐसा बना हुआ है, चाहे अपरिवर्तनीय है, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिका है। यहाँ पर देखो बताया जा रहा है, क्लास 10 के आपको लोकतंत्र में बताया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। लोकतांत्रिक राजनीति में बताया जा रहा है कि लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट पर नहीं है। प्रकृति द्वारा औरत और पुरुष को अलग अलग ढंग से बनाया गया है, उनके शरीर में हार्मोनल चेंज है, उनका शरीर का बनावट अलग है। हम पुरुषों का छाती कम होता है, उनका छाती ज्यादा होता है। पुरुषों का जननांग दूसरा होता है और स्त्रियों का जननांग दूसरा होता है, प्राइवेट पार्ट जिसको बोलते हैं। ये कोई असमानता का भेदभाव नहीं होता है। असमानता उसको बोलते हैं जो अभी हमारे समाज में प्रचलित रूढ़िवादी जो छवि है, तयशुदा सामाजिक भूमिका जो निभाते हैं कि हाँ भैया तुम औरत हो और तुम मर्द हो, ऐसे कहने वाले लोग यही सामाजिक व्यवस्था को खराब करते हैं, यही लैंगिक असमानता को लाते हैं। इन्हीं की वजह से लैंगिक असमानता आज भी है। पहले के जमाने में आज तक हमने सुना नहीं, आज तक हमने नाम सुना शिव शक्ति, क्या चीज? शिव शक्ति, ठीक है। अब आगे देख लो, सीताराम होता है ना, सती शिव, यह भी नाम है। ये सब नाम कहां से आया? ये सब नाम हमारे पूर्वजों का देन है, आज का देन नहीं है। राधा कृष्ण,
रुक्मणी कृष्ण, उसके बाद से है गंधारी, गंधार नरेश, कुंती, कुंती नरेश। ये कोई हमारा आज का बनाया हुआ नहीं है, वो सदियों से चला आ रहा है। ये हम लोग को बताता है कि हम अपने स्त्रियों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया करते थे, लेकिन इन रूढ़िवादी गधों के वजह से ये सब सामाजिक भूमिका बन गए, और जिनको हम सम्मान देते थे उनको असमानता के भाव में उनको रख दिए। इसके लिए जिम्मेदार हमारा मतलब समाज के लोग हैं जो गुलाम हो गए। गुलाम होने के बाद ही ये सब सारा प्रचलित में आया, जिसके वजह से हमारी मानसिकता खराब हो गई, और हमारी मानसिकता खराब हो गई इसीलिए हम लोग गुलाम हो गए। अगर हमारी मानसिकता ठीक रहती तो हम गुलाम नहीं होते, क्योंकि हर लोग उतना पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। निजी और सार्वजनिक का विभाजन, निजी तौर पे और सार्वजनिक तौर पे विभाजन कैसे होता है? लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दिया जाता है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चे को पालन पोषण करने की है। अब यहाँ पर लड़के लड़कियों के बीच में हम लोग क्या सिखाते हैं कि भैया लड़का तुम्हारा काम है कमाना, लड़कियां तुम्हारा काम है पालन पोषण करो। ठीक है, दोनों का काम होता है ना पालन पोषण करना। ठीक है, यहाँ पर लड़कियों का विशेष होता है कि तुम गृहस्थी घर, आपकी जिम्मेवारी, औरतों की जिम्मेवारी घर गृहस्थी चलाना होगा, बच्चों को पालना होगा, बच्चा देना होगा। तो यही सब उनका कार्य था। तो ये निजी तौर पे ये विभाजन हुआ था उनका। सार्वजनिक भी बताते हैं यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती थी। ये कहीं और से नहीं, अपने परिवारों से निकलता था। अपने परिवार के माँ बाप बोला करते थे, माँ बाप अभी भी बोलते हैं, बच्चियों घर गृहस्थी का काम संभाल लो, खाना बनाना सीख लो, बाद में भविष्य में काम आएगा। और हमारे माँ बाप तो एकदम अनोखे आदमी है भैया, सही बात बताते हैं। हमारे माँ बाप, हमको पता है खाना कब से बनाने आता है, जब हम 8 क्लास में 7 क्लास से थे तब से हम खाना बनाना जानते हैं। कब से? जब हम 7 क्लास में थे तब से हम खाना बनाना जानते हैं। चावल तो हम 4th क्लास से बनाया चालू कर दिए। चावल बना लेते थे, आलू बॉयल कर लेते थे, बर्तन साफ कर लेते थे, कपड़ा साफ कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं 7वां में आया, 8वां में आया, तो हमें धीरे धीरे कुछ और बनाने भी आ गया। चोखा बनाने आ गया, सब्जी बनाने आ गया, चिकन बना लेते थे, मछली बना लेते थे। मछली तो शानदार बनाते थे, चिकन भी शानदार बनाते थे। और धीरे धीरे 8वीं में आए, 8वीं पास किए, 9वीं में आए, तो उस समय भैया का एग्जामिनेशन शुरू, रोटी बनाना सीख गए, पराठा बनाना सीख गए। आज तो समझो कि हम हर काम कर लेते हैं, किचन का लेकर घर साफ सफाई सारा काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर के लोग बोलते थे कि हमारी कोई सगी बहन नहीं है, हमारी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन घर में कोई बहन भी नहीं थी। इसके वजह से सारा काम हम लोगों को करना ही पड़ा। और ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि हमारे घर में कोई औरत, कोई लड़की, कोई मेरी बहन नहीं थी इसलिए हम ये सब नहीं सीखे हैं, और ये सब सीखे हैं। वो रहती तब भी सीखते, नहीं है फिर तो सीखे ही हैं। चलो हमारी बात तो अलग हो गई। हमारे एक मित्र भी हैं, चाहे हमारे और भी 2 मित्र हैं, उन लोगों को भी खाना बनाने आता है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने परिवार में, उनकी सगी बहन कोई नहीं है, इसलिए उनको भी खाना बनाना पड़ता है। तो ये तो कोई आम बात हो जाती है। लेकिन एक जो हमारे मित्र है, उनको मैंने खाना बनाने के लिए आज प्रैक्टिस करवाना चालू कर दिया है। आज सब खाना बना लेता है, चावल बना लेता है, सब्जी बना लेता है, रोटी बना लेता है, और मैगी नूडल्स का तो बातें अलग हो गया, डोसा बना लेता है। उसके बाद से आ जाओ तो ये क्या बोलते हैं, गोल गोल रोल बना लेता है, चिकन तो बनाता ही है, मछली बनाता ही है। तो सब चीज बनाने की कला हम लोगों के पास है, और जब हम लोग सीख सकते हैं तो आप लोग भी सीख सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं। अब देखो इन लोगों का क्या काम था कि आप खाना बनाओ, सफाई करो, कपड़े धो, बच्चे को देखो, बच्चे पैदा करो, बस यही काम। जबकि मर्द केवल घर के बाहर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, यहाँ पर भी लिखा गया है ऐसा नहीं है कि ये सारे काम मर्द नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी इसका घमंड नहीं किए कि नहीं कर सकते हैं।
दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं, तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अब देखो, पैसे कमाने के लिए अगर किसी को सिलाई करने का मौका मिले तो कोई मर्द सिलाई भी करता है, कटाई भी करता है, खाना भी बनाता है, सफाई भी करता है, बच्चे भी देखता है, बच्चों का देख रेख भी करता है, तो मर्द सब काम करते हैं। लेकिन ये असमानता का भाव कहां से जगा, इसकी जड़ अभी तक मिला नहीं है। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोई पुरुष होते हैं, रसोई पुरुष होते हैं। जैसे में दर्जी कौन होता है? पुरुष। होटल के रसोईया कौन होता है? पुरुष। अंगुली चाट चाट के खाते हो ना होटल में। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हो ऐसा भी नहीं है, औरतें भी घर का बाहर का काम करती हैं। जैसे गांव में स्त्रियां पानी और जलावन काटने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती है। गांव में जलावन लाती है, पानी लाती है और खेत में खटती भी है औरतें। कम मत समझो औरतों को। शहर में भी हम देखते हैं कि कई गरीब स्त्रियां कई मध्यवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम भी करती हैं और मध्य वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही हैं। मध्य वर्गीय परिवार की स्त्रियां दफ्तर जाती हैं और जो गरीब परिवार की औरतें हो मध्य वर्गीय परिवार में जाकर नौकरानी का काम करती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल घर का ही काम उनको करना चाहिए, बाहर का भी काम वो लोग करते हैं। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती है, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता है। दिन भर काम करने के बाद भी उसका मेहनताना नहीं मिलता है, उसको ऐसा प्रोत्साहन नहीं मिलता है कि आपने ये काम किया है। चलिए मैं एग्जांपल बताता हूं मेरे से जुड़े सारे लड़कियों से। तो सबसे पहले मैं अपने घर की एक भांजी है काजल, उसके बारे में बताता हूँ। वो चाहती है कि हम पढ़ लिख कर जॉब करेंगे। तो ठीक है, बोले ठीक है जॉब करो, जो बताना करना है एक बार सलाह ले लेना। उसके बाद आती हैं बहुत सारी लड़कियां हैं, उसमें से एक घर के बगल की लड़की है सपना। तो उनका क्या था, वो बोलती थी मतलब आज काम करती हैं, उससे 1 साल पहले बोलती थी, आज से करीबन 1.5 साल 2 साल पहले, कि मुझे ये सब घर वाला काम नहीं करना है, हम आम जिंदगी जीना ही नहीं चाहते हैं। जो आजकल औरतों के बारे में सिखाया जाता है वो मैं करना नहीं चाहती ना, मैं नया कुछ करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों का दिन बदलने वाला है, आप लोग बहुत जल्दी काम करने वाले हो। आज वही स्थिति आ गया कि ये लोग खुद अपने दम पे अपने पैरों पर खड़े हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। उसके बाद से एक और लड़की के बारे में बताता हूँ, आरती। वो भी काम करना चाहती थी लेकिन घर से इजाजत नहीं मिलता था, लेकिन मेरे बोलने के वजह से, चाहे मेरे समझाने के वजह से उनको बाहर जाकर काम करने की इजाजत मिल गई और सब खुश हैं। इसलिए आपको भी जब मौका मिले तो घर के बाहर कोई स्त्री काम करना चाहती है तो उसको काम करने दिया जाए, उसको काम करने आप दो, प्रोत्साहन दो कि वो काम कर सकती है, मोटिवेट करो उस चीज के लिए कि वो काम कर सकती है। क्योंकि आज का एसपी देख लो, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ये सब कौन है? पुलिस है। डीएसपी ये भी पुलिस बन रही है, कमिश्नर तक पुलिस है। किरण बेदी नाम याद होगा ना, मुंबई की किरण बेदी। उसके बाद आप ले लो जज, अभी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग भी घर के बाहर काम करते थे, घर के अंदर शासन भी चलाते थे, अपने इलाके में शासन भी चलाते थे। प्रधानमंत्री पूरा भागदौड़ संभालती थी भारत के। रानी लक्ष्मीबाई पूरा अपना साम्राज्य चलाती थी, अंग्रेजों को कितना काट डाला, कितने अंग्रेजों को मार डाला, ये सब काम औरतों ने कर चुका है। तो फिर भी हम औरतों को कमजोर क्यों माने? औरतों को कमजोर क्यों माने? हमारी एक चचेरी बहन है, वो जब भी मौका मिलता है दिन भर लड़ते रहती है हमसे, लड़ने का मौका ढूंढती है। आज लड़ते लड़ते इतना स्ट्रांग हो गई है ना, बढ़िया बढ़िया लोगों को पीट देती है।
अच्छे अच्छे लोगों को पटक के मारती है। लड़का लोगों को बोलता हूँ, लड़की की तो बात अलग हो गई, लड़कों को पटक पटक के मारती है। क्यों? क्योंकि हमसे लड़ लड़ कर उसका ताकत और बढ़ गया। क्योंकि जितना ज्यादा किसी से फाइटिंग करोगे ना, तो प्रैक्टिस उतना बढ़ता है, हाथ पर उतना ही स्ट्रांग होता है लड़ने के लिए। और मैं सारा दाव पेच सिखा देता हूँ उसमें, किस तरह मारना है, कहाँ मारना है, किधर मारोगे तो खून निकलेगा, कहाँ मारोगे तो चोट लगेगा, कहाँ मारोगे तो बेहोश होगा। ये सब मैं उसको सिखाते रहता हूँ, इसलिए वो सीख गई है। आज कहीं भी कोई भी लड़की एक चाटा मार दे ना, तो दाग हो सकता है, लेकिन उसको सिखाया जाए तो एक घूसा मार देगी तो दांत तो सब बाहर निकल जाएगा। चलिए आगे जानते हैं। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ है कि औरत औरत तो घर की चार दीवारी में सिमट के रह गई है। श्रम के विभाजन में देख लो कि औरत चार दीवारी में ही सिमट कर रह गई, वो भी घर के, और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का बाहर का सारा कामकाज पुरुष कर देते हैं, क्योंकि सारा काम उनके अंदर में चला गया है। मनुष्य जाति के आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है। आबादी में देख ले तो औरतों का हिस्सा आधा है कि नहीं है? 50-50% का जनसंख्या हो गया है, मर्द और स्त्री और पुरुष का। पर सार्वजनिक जीवन में हर मतलब होटल में ले लो, दुकान में ले लो, ऑफिसेस में ले लो, शादी भवन में ले लो, ऐसे ऐसे सार्वजनिक भवन जहां पर लोग जा सकते हैं, सार्वजनिक जीवन जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। आज के 2023 में, वो भी सितंबर में एक बिल पास हुआ है, 33% आरक्षण मिलेगा उन लोगों को हर जगह पे, औरतों को। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है और हर समाज पर यह लागू भी होता है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी, लेकिन अब धीरे धीरे औरतों को भी इसमें चुन लिया गया, औरतों को भी बढ़ावा दिया गया है। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे हैं और स्त्री और पुरुष के लिए बात वहां पर कराई जा रही है, चलाई भी जा रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए हैं और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन भी किए हैं। बराबरी का ही अधिकार पाने के लिए, अपना राष्ट्र पाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई क्या से क्या नहीं की, कितने अंग्रेजों को मारा, अपना देश को आजाद कराने के लिए क्या से क्या किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए थे। बहुत सारे देशों में महिलाओं को वोट देने की आजादी नहीं थी, लेकिन महिलाओं ने आंदोलन की है। आंदोलन करने के बाद उनको वोट करने की अनुमति मिल गई। इन आंदोलन में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और यहाँ पर देखो, महिलाओं के राजनीतिक तौर पे राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊपर उठाने के लिए राजनीति में भी और सार्वजनिक में भी, निजी जीवन में भी, सब जीवन में उनको दर्जा देने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। ये देख सकते हैं आदर्श स्त्रियों की कुछ वानगी है। आप इसमें से क्या है? आप केवल टीवी देखकर टाइम पास करती हैं? नो, ये सब काम फालतू है, नहीं करने का। आप केवल फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरी हैं? नहीं, आप फैशन उद्योग के लिए नहीं है। लेकिन आज देख लो ना, जो फैशन इंडस्ट्री में है उसकी क्या इज्जत होती है? इज्जत को थोड़ा सा भी कोई करता है? समाज के लिए आदर्श गृहिणी नहीं बनने का, आदर्श गृहिणी नहीं, काम चलाओ गृहिणी बनो, काम चलाओ पत्नी बनो। पूरा पत्नी बनने की जरूरत नहीं है। अब गद्दारी किसी से भले मत करना, मैं सब बताता हूँ, गद्दारी करने को नहीं बताता हूँ। स्त्री हो, कभी भी पुरुष से गद्दारी मत कर देना। जो तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है उससे गद्दारी नहीं। अगर आप पुरुष हैं तो अगर स्त्री आपके साथ है तो उससे गद्दारी मत करना, कभी भी मत करना। अगर गद्दारी कर दिए लोग तो ना आप सुखी से रहोगे और ना ही वो सुखी से रहेंगे। तो दोनों मियाँ बीवी, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सुखी से नहीं रह पाओगे। मैंने गद्दारी बहुत देखी है, मैंने गद्दारी बहुत देखी है, इसीलिए मैं बताता हूँ। अभी आप लोगों का पढ़ने का उम्र है, फालतू के झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। ठीक है, पढ़ना है तो बीए के लड़की सबके पीछे पढ़ो,
पढ़ोगे तो वो क्या सिखाएगी, बाबू ऐसे पढ़ना है, ऐसे याद करना है, ऐसे ये काम किया जा सकता है, इस सबमिट को ऐसे किया जा सकता है, इस क्लास में ऐसे पढ़ाया जा सकता है। तो बड़ी बड़ी क्लास की लड़कियां आपको ये सिखा सकती हैं करने को। अब आगे देखते हैं, भावी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन, सास ससुर के लिए दुल्हन ना ही बनने का रे बाबा, उतना ही बनो जितना काम चल जाए। नियोक्ता और पुरुष सक्रियम के लिए आदर्श कर्मचारी, किसी के लिए ऑफिस में बैठकर कर्मचारी का काम करना आप करते हैं, अवश्य करते हैं। आप किसी के अंदर में काम करते हैं, अवश्य करते हैं। जैसे में आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं ठेला चलाती हैं, आप कहीं सब्जी बेचते हैं। स्त्रियों की बात बताता हूँ, स्त्रियां कौन कौन सा काम करती है, बाजार में बेचने से लेकर खरीदने का काम करती है, ऑफिस में काम करने से लेकर करवाने तक का काम करती है। सत्ता में भी स्त्रियां आ रही हैं, इसकी वजह से सत्ता चल रहा भी है। आज हिंदुस्तान की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। पहले का नाम मैं भूल गया हूं, तो एक पहले थी, अभी एक है द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये चुनिए, इनमें से आप कौन है, आपको चुनना है कि इन सारे एग्जाम्पलों में से आप कौन हैं। अपने समाज में आदर्श स्त्री के बारे में प्रचलित इन सारी धाराओं पर चर्चा करें। क्या आप इन सब से सहमत हैं? अगर नहीं तो बताएं कि आदर्श स्त्री के बारे में आपकी धारणा क्या है, आप कौन सी स्त्री को आदर्श स्त्री मानते हैं। अब स्त्रियों के लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलन ने लोगों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी का मांग उठाई। अब यहाँ पर देख लो, जितने भी औरतें थी हंगामा उठाया, आंदोलन किया कि महिलाओं को शिक्षा सम्मान मिले, रोजगार सम्मान मिले और उन लोगों को इसमें बढ़ावा भी दिया जाए, बदलाव किया जाए। बदलाव करने के लिए मांगे हुई, महिला आंदोलन हुआ, महिला सशक्तिकरण पे आगे व्यक्तित्व भी बना, महिला औरतों के व्यक्तित्व के लिए लड़ाई हुआ, अब तो औरतों के व्यक्तित्व के लिए आंदोलन हुए। औरतें पारिवारिक तौर पे पारिवारिक जीवन से आगे निकलने के लिए आंदोलन करती थी। इन आंदोलन को नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। जितने भी आंदोलन का मैंने नाम बताया है उनको नारीवाद आंदोलन कहा जाता है, याद रहेगा। चलिए आगे, लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंद ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। यहाँ पर देख लो, लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंद, ये लोग क्या किए, औरतों की भूमिका को बढ़ाने में आगे मदद की है कि औरतें हर फील्ड में आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं। आप देखोगे बहुत सारी औरतें वैज्ञानिक हैं, बहुत सारी औरतें डॉक्टर हैं, बहुत सारी औरतें इंजीनियर हैं, बहुत सारे औरतें प्रबंधक मतलब कर्मचारी हैं, बैंक में काम करती हैं, बैंक का सीईओ, चार्टर अकाउंटेंट भी है, मैनेजर भी है। कॉलेज में भी स्त्रियां पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, वहां का कार्यभार संभालती हैं, प्रिंसिपल, ट्रस्टी भी औरतें हुआ करती हैं बहुत सारे कॉलेज के। विश्वविद्यालय में जाओगे तो बहुत विश्वविद्यालय में औरत प्रधान शिक्षिका मतलब प्रधानाध्यापक के तौर पर मिलेगी, पढ़ाने के तौर पर मिलेगी, कर्मचारी के तौर पर मिलेगी, रसोईया के तौर पर मिलेगी, ऑफिस में काम करने वाली क्लर्क के तौर पर मिलेगी। ये सब औरतों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए बहुत जीतोड़ मेहनत किया गया, क्योंकि 800 साल से जो मानसिकता टूट गया है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता है। जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। पहले के लोग इन सब कामों के लिए महिला को लायक नहीं मानते थे। आज डीएम को घूस कोई दे सकता है, लेकिन स्त्री डीएम को कोई घूस नहीं दे सकता, कोई रिश्वत नहीं दे सकता है। क्यों? आप सामने दे नहीं सकते, कोपचा में बुलाइएगा तो आएगी नहीं, तो अब देवो कहां से? प्राइवेट में आप बुलाओगे कोई महिला आएगी आपके पास? नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप उसको रिश्वत नहीं दे सकते। रिश्वत नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। लेकिन कुछ चट्टोर, कुछ घुसखोर औरत अफसर होती हैं, कुछ घुसखोर औरतें भी होती हैं। ऐसा बात नहीं बोला जा सकता है कि नहीं होती हैं। कुछ को मैंने देखा ही, एग्जाम्पल में देखा है मैंने।
एग्जाम्पल में मैं ले लेता, लेकिन अभी नहीं बता सकता क्योंकि हमारे ऊपर कंप्लेन भी किया जा सकता है, क्योंकि वो नाम, वो शख्सियत इतना बड़ा आदमी का है कि अगर इस वीडियो में उनका नाम मैं ले लूं तो कल से मेरा चैनल को बंद करवा दिया जाएगा। लेकिन एक एग्जांपल बता देता हूं, उनका एक वीडियो है, हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा कम्बा कम्बा। इतना से आप समझ सकते हो तो समझ लेना। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। आप स्विट्जरलैंड में जाओ, नॉर्वे में जाओ, फिनलैंड में जाओ, ऐसे देशों में जाओ जहां पर स्कैंडिनेवियाई देशों में, वहां पर महिलाओं की भागीदारी सबसे ऊंचा रखा गया है। कैसे? स्विट्जरलैंड में जाओगे तो एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा महिलाएं दिखेगी, रेलवे स्टेशन पर महिलाएं दिखेगी, ट्रेन चलाते महिलाएं दिख जाएगी, वहां पे ट्रेन के कर्मचारी के तौर पर महिलाएं दिख जाएंगी, होटल में काम करने में महिलाएं दिख जाएंगी, जितने भी वेटर हुआ करते हैं रेस्टोरेंट में सब औरतें हुआ करती हैं, एयर होस्टेस औरतें ही होती हैं, पायलट भी औरतें ही होती हैं। नॉर्वे में भी वही हाल है। फिनलैंड में भी जाओगे तो एक से एक सुंदर लड़की आपको ठेला लगा के पॉपकॉर्न बेचते मिल जाएगी। कभी जाकर देखो तो सही यार। माँ बाप को बोलो लेकिन ले नहीं जाएंगे, क्योंकि यार उतने भी स्थिति हमारी अच्छी नहीं होती है अभी की। खुद करे और सीखे इसके बारे में। क्या है? देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण किया गया है। इससे पता चला है कि औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज्यादा काम करती है। कितना? 7.5 घंटा से ज्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसत रोज 6.5 घंटे से कम काम करता है। फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज्यादा दिख पाता है, क्योंकि उसके काम करने से आमदनी होती है। औरतें भी ढेर सारे ऐसे काम करती हैं जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है। जैसे में सफाई का काम कर देती है, बच जाता है पैसा। बाकी सब खाना बनाने का काम कर देती है, पैसा बच जाता है। यह भी क्या आमदनी हुआ। लेकिन उनका ज्यादातर काम घर की 4 दीवारी के अंदर होता है, इसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिलता। इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता है। और औरत अगर घर के अंदर काम करना सीख जाती है, पैसा कमा सकती हैं, तो उनका भी काम दिखेगा। देखो, आम आदमी का काम पुरुषों का इतना होता है, महिलाओं का इतना होता है। घर का काम पुरुष थोड़ा सा, महिलाएं इतना। गप्पाबाजी पुरुष ज्यादा करता है औरतों से, याद रखना। बिना काम के फुसफुसाना औरतें थोड़ा ज्यादा करती हैं। सोना, अपने शरीर की सफाई, पढ़ना वगैरह मर्द ज्यादा करते हैं औरतों से। और अपने परिवार में भी समय का उपयोग वाला सर्वेक्षण कर सकते हैं। जैसे में अपने परिवार के सभी वयस्क पुरुषों और महिलाओं के काम पर 1 हफ्ते तक गौर करें और यह दर्ज करें कि चलने की निम्नलिखित कामों पर हर आदमी कितना समय देता है। आमदनी वाले काम, दफ्तर, दुकान, कारखाना अथवा खेत वगैरह में काम। घरेलू काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी लाना, बच्चे और बूढ़ों की देखभाल करना वगैरह। पढ़ना, मनोरंजन, गपशप करना, अपने शरीर की साफ सफाई, आराम करना या सोना। जरूरी लगे तो आप इसमें नई श्रेणी भी जोड़ सकते हैं। इनमें से हर काम में जो समय लगता है उसका हफ्ते भर तक हिसाब करो, उसको जोड़ो, फिर उसे 7 से भाग देकर प्रत्येक सदस्य का रोज का औसत समय निकाल सकते हैं। आप जो जोड़कर 7 से भाग दे दो, औसत समय आ जाएगा। क्या आपके परिवार में भी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं? ये आपको बताना है कि महिलाएं ज्यादा काम करती हैं कि नहीं करती हैं। आगे की पढ़ाई हम दूसरे भाग में करते हैं। तब तक लेते हैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक, फिर मिलते हैं अगले भाग में। आप तो तुरंत मिल सकते हो। आपको जो कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट करोगे तो विदिन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दिए जाएंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।